हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सितंबर 2021 के आखिरी सप्ताह की 50 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम लोग 22 से लेकर 30 सितंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन सब को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको बिल्कुल फोकस के साथ हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात गुलाब का नाम कौन से देश ने सुझाया है। तो दोस्तों, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया था जिसका नाम था गुलाब, और इसको ये नाम दिया था पाकिस्तान कंट्री ने। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पाकिस्तान। इससे पहले भी भारत में 2 और साइक्लोन आ चुके हैं। एक का नाम था ताउते चक्रवात, जो कि इस साल भारत में आने वाला पहला चक्रवात था, और इसको नाम दिया था म्यांमार देश ने। इसके बाद दूसरा साइक्लोन इस साल भारत में आया था, उसका नाम था यास, और इस चक्रवात को नाम दिया था ओमान कंट्री ने। और अभी गुलाब जो साइक्लोन आया है, इसको नाम दिया है पाकिस्तान ने। तो इन तीनों के बारे में ही आपको याद रखना है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस, और इसकी इस बार थीम काफी महत्वपूर्ण है। इस बार के विश्व पर्यटन दिवस की थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इस बार के विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, और इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है देखो मेरी दिल्ली। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अभी तक भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष थे राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जो कि 30 सितंबर को रिटायर हो चुके हैं। तो इसके बाद अब इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष बन गए हैं VR चौधरी, यानी कि विवेक राम चौधरी। सो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। आपको यहाँ पर दोस्तों बताना है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ बन गए हैं संदीप सिंह। निम्न में से किस राज्य की जोडीमा राइस वाइन को भौगोलिक संकेतक टैग यानी कि GI टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, भारतीय पूर्वोत्तर राज्य असम में चावल से बनाई जाने वाली शराब है जिसको बोला जाता है जोडीमा, और इसको असम के डिमासा कम्युनिटी द्वारा बनाया जाता है। तो इसी को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, और ये पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहला पेय पदार्थ है जिसको कोई भी GI टैग मिला है। इसी तरीके से हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के 2 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है। एक तो यहाँ का है तामेंगलोंग संतरा, और दूसरा है हाथी मिर्च। ऐसे ही नागालैंड, जो कि भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ के नागा खीरे को हाल ही में GI टैग दिया गया है। ऐसे ही मिजोरम के भी एक प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया है, मिजो जिंजर। तो इन सब के बारे में आपको याद रखना है। 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड किस टीवी सीरीज ने जीता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो एमी अवार्ड होता है ये टेलीविजन जगत में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। इस बार इसमें आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का पुरस्कार दिया गया है द क्राउन नाम की टीवी सीरीज को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा द क्राउन। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज का इस बार पुरस्कार दिया गया है टेड लैसो टीवी सीरीज को। तो इन्हीं दोनों अवार्ड्स के बारे में याद रखना है। आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है द क्राउन को, और आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार मिला है टेड लैसो को। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि NGT ने महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना हाल ही में लगाया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 करोड़ रुपए। तो महाराष्ट्र सरकार के ऊपर यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार, जो यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर नदी है नासिक में, इसमें कचरा को गिराए जाने से ये विफल रही है इसको रोकने में। तो इसी के लिए हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल।
संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का जो अभ्यास होता है पीसफुल मिशन 2021, हाल ही में इसके 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया है। आपको बताना है कि कौन से देश ने इसकी मेजबानी की है। तो ये जो पीसफुल मिशन 2021 हुआ है, इसका आयोजन किया गया था रूस के ऑरेनबर्ग क्षेत्र में। तो इसकी इस बार मेजबानी की है रसिया ने। सो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया था, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से SCO एक्सरसाइज पीसफुल मिशन 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया था। SCO में आप जानते हैं टोटल 8 देश हैं, जिसमें पाकिस्तान, रूस, चाइना ये सब देश भी शामिल हैं। और अभी अभी इसमें एक नया सदस्य जुड़ गया है जो कि है ईरान। तो अब SCO में टोटल 9 सदस्य देश हो गए हैं। 20 से लेकर 22 सितंबर तक भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? एक चीज तो यहां से कंफर्म है कि समुद्र शक्ति जो अभ्यास होता है ये एक नेवल एक्सरसाइज है, यानी कि दोनों देशों की नौसेनाएं इसमें हिस्सा लेती हैं। तो इसका आयोजन किया जाता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। हाल ही में इंडोनेशिया के सुंडा जलडमरू मध्य के ऊपर इसका आयोजन किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है, समुद्र शक्ति अभ्यास होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। इसी तरीके से भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुण शक्ति अभ्यास भी होता है। 24 से लेकर 28 सितंबर तक पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया गया? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, क्योंकि पहली बार हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। और जैसा कि इसके आप नाम से समझ सकते हैं, इसमें भारत के जो 12 हिमालयी राज्य हैं उनकी फिल्में यहाँ पर दिखाई गई हैं। कुल मिलाकर लगभग 50 से भी ज़्यादा फिल्में यहाँ पर दिखाई गई। और ये फेस्टिवल आयोजित किया गया था लद्दाख की राजधानी लेह में। सो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इस हिमालयन फिल्म फेस्टिवल में जो पहली फिल्म दिखाई गई थी वो थी शेरशाह, जो कि कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनाई गई है। यह आपको याद रखना है, इसमें पहली फिल्म दिखाई गई शेरशाह। और इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया था भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने। 20,000 करियर रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो अपने करियर में 20,000 रन बनाने वाली न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं मिताली राज। सो यहां पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 22 से लेकर 25 सितंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनमें से किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर थे? तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं, आंसर होगा अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से लेकर 25 सितंबर तक इन 4 दिनों के लिए अमेरिका की यात्रा पर गए थे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ में द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की। यहां पर दूसरा पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन DC में आयोजित क्वाड की पहली प्रत्यक्ष शिखर वार्ता में शामिल हुए। जो क्वाड कंट्रीज हैं, 4 देश, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन चारों देशों के जो टॉप लीडर्स हैं उनका प्रत्यक्ष शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया वाशिंगटन DC में। तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, इसका हर साल एक सत्र आयोजित किया जाता है। तो इस बार ये 76वां सत्र शुरू हुआ है, जिसको संबोधित किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत वापस आने लगे तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने भारत को 157 कलाकृतियों और पुरावशेष भारत को दिए हैं। ये ऐसी कलाकृतियां या फिर पुरावशेष हैं जिनको भारत से अवैध रूप से ले जाया गया था। इन्हीं को हाल ही में अमेरिका ने भारत को वापस किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अमेरिका यात्रा से आपको ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। अब यहां पर एक बोनस क्वेश्चन है, आपको यहां पर बताना है कि 25 सितंबर को इनमें से किस शहर में सार्क कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली थी जो कि रद्द कर दी गई। ये बैठक रद्द इसलिए हो गई क्योंकि सार्क कंट्रीज के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में सहमति नहीं बन पाई। तो इनके विदेश मंत्रियों की जो बैठक होनी थी
इसको आयोजित किया जाना था अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। सार्क में टोटल 8 देश हैं जिनमें भारत भी शामिल है। इसमें दक्षिण एशिया के जो कंट्रीज हैं वो आते हैं। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हाल ही में किस राजनेता को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन ने टोटल 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है और इनको सभी कंट्रीज को 2030 तक हासिल करना है। तो जो भी देश सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने में अपना बेहतरीन योगदान दे रहे हैं उनको यूनाइटेड नेशन के द्वारा एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड दिया जाता है। तो हाल ही में बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इनको एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के किस समुद्र तट को यानी कि भारत के किस बीच को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? ब्लू फ्लैग का जो सर्टिफिकेशन होता है ये जिस भी बीच को मिलता है उसको दुनिया के सबसे साफ समुद्र तटों में से एक माना जाता है। ये जो ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन होता है इसको डेनमार्क की एक संस्था देती है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। इसका हेडक्वार्टर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में है। तो इसी के द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। सितंबर 2021 में भारत के 2 समुद्र तटों या फिर 2 बीचेस को यह पुरस्कार दिया गया है। एक तो है ईडन जो कि पुदुचेरी में है और दूसरा है कोवलम बीच तमिलनाडु में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों। 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए कौन सा आदर्श वाक्य जारी किया गया है? तो 2022 के जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे फरवरी 2022 में इसका आयोजन किया जाने वाला है, यानी कि अब बस 5 ही महीने बचे हैं। तो ये जो शीतकालीन ओलंपिक खेल होंगे इसके लिए हाल ही में आदर्श वाक्य यानी कि मोटो जारी किया गया है और ये है टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, यानी कि साझा भविष्य के लिए एक साथ हों। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और जो 2022 के विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे ये कहाँ पर होने वाले हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं लोगों में। इसका आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में किया जाएगा। निम्न में से किस देश ने वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत की थी? ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। वैक्सीन मैत्री पहल जो है इसको भारत सरकार ने शुरू किया था। इसको बेसिकली कोविड-19 वैक्सीन जो है भारत में बनाई जा रही है इसको दूसरे कंट्रीज में निर्यात करने के लिए शुरू किया गया था। इसके तहत भारत अपने पड़ोसी देशों की हेल्प कर रहा था कोविड-19 से निपटने में। तो अप्रैल 2021 में इसको रोक दिया गया था क्योंकि भारत में कोविड-19 के केसेस काफ़ी बढ़ने लग गए थे। लेकिन अब जब भारत में काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन हो चुका है तो अब इसको फिर से शुरू किया जाएगा। वैक्सीन मैत्री पहल को अब अक्टूबर महीने से ही फिर से स्टार्ट किया जाएगा, जहां पर भारत अपने पड़ोसी देशों को, अपने मित्र देशों को कोविड-19 की वैक्सीन निर्यात कर सकता है। तो याद रखना है आपको, वैक्सीन मैत्री पहल जो है इसको भारत सरकार ने शुरू किया है। जर्मनी की चांसलर का नाम आपको बताना है जिन्होंने हाल ही में इस वर्ष के अंत तक पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। तो जर्मनी की चांसलर हैं, 16 साल से यहाँ की जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मर्केल। 2005 में ये जर्मनी की चांसलर पहली बार बनी थी और अब इनको 16 साल हो चुके हैं। तो अब इन्होंने अपना पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा एंजेला मर्केल। वैसे भी हाल ही में जर्मनी में आम चुनाव आयोजित किए गए थे और जर्मनी में जो हाल ही में आम चुनाव हुए हैं इसमें एंजेला मर्केल की जो पार्टी है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, ये इस चुनाव में हार गई है। इस चुनाव को जीत लिया है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने, यानी कि एसडीपी। तो एसडीपी के जो लीडर हैं वो अब यहाँ पर सरकार बनाएंगे। एंजेला मर्केल की सरकार यहाँ पर नहीं बनेगी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और यहाँ पर करेंसी चलती है यूरो। किस भारतीय व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अगले बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है और इसमें बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में जिस भारतीय को चुना गया है ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू।
और गिरीश चंद्र मुर्मू आपको पता होगा इस समय भारत के कैग हैं, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। ये 2022 में कार्यभार संभालेंगे और इनका कार्यकाल 6 सालों का होगा, यानी कि 2027 तक। अब यहां पर आपके लिए अगला सवाल है, निम्न में से किसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? तो भारत का जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है इसके नए सचिव बन गए हैं राजीव बंसल, जो कि आपको पता होगा इस समय एयर इंडिया जो एयरलाइंस है इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो एयर इंडिया के CMD राजीव बंसल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का नया सचिव बनाया गया है और इस समय भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसके बाद यहां पर अगला सवाल है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो कि भारत की एक प्रमुख समाचार एजेंसी है, इसके अध्यक्ष के रूप में किसको फिर से चुन लिया गया है? यानी कि अभी तक PTI के जो अध्यक्ष थे इन्हीं को एक बार फिर से अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। ये कौन है? ये हैं अबीक सरकार। तो अबीक सरकार जो हैं ये PTI के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है? तो जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, इसके तहत लोगों के घरों पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये कौन से राज्य की सरकार ने शुरू किया है? स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना को शुरू किया है तमिलनाडु की सरकार ने। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, इन्होंने ही हाल ही में इस योजना का शुभारंभ किया है। बाकी यहाँ के राज्यपाल हाल ही में नए बने हैं और तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन हैं? R.N. रवि। ये वैसे पहले नागालैंड के राज्यपाल थे, लेकिन नागालैंड में अब अतिरिक्त प्रभार दिया गया है असम के जो मुख्यमंत्री हैं जगदीश मुखी को। भारत ने 56 C-295 MW परिवहन विमान खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत इंडियन एयरफोर्स के लिए कुल मिलाकर 56 C-295 MW नाम के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदेगा और ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं ये 5 से लेकर 10 टन तक के वजन को ले जा सकते हैं। तो 56 ये जो विमान खरीदे जाएंगे इनको भारत स्पेन की कंपनी से खरीदेगा जिसका नाम है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। ये स्पेन की कंपनी है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ये जो 56 विमान यहाँ पर खरीदे जा रहे हैं इनमें से 16 विमानों को स्पेन से डायरेक्टली लाया जाएगा, जबकि 40 विमानों को भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा। इसको टाटा की एक कंपनी बनाएगी, तो ये भी आपको याद रखना है कि इसको 40 विमान जो हैं इनको एक प्राइवेट कंपनी भारत में बनाएगी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इनका इस्तेमाल न केवल परिवहन में बल्कि कई सारे कामों में किया जा सकता है। निम्न में से किस राज्य में स्थित तीस्ता 5 पावर स्टेशन को प्रतिष्ठित ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जो ब्लू प्लैनेट पुरस्कार होता है इसको इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। तो हाल ही में भारत के एक प्रोजेक्ट को दिया गया है, यह है तीस्ता 5 पावर स्टेशन, जो कि 510 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर स्टेशन है और यह है सिक्किम राज्य में। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सिक्किम। तीस्ता रिवर जो है ये तीस्ता नदी के ऊपर ही बनाया गया है और तीस्ता नदी जो है ये भारत के 2 राज्यों में बहती है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। फिर इसके बाद ये आगे चलकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। और आपको याद रखना है कि तीस्ता नदी को लेकर ही भारत और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट है। तो इसी नदी के ऊपर बनाया गया है तीस्ता 5 पावर स्टेशन, जिसको हाल ही में ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। यहाँ के इस समय मुख्यमंत्री हैं SKM पार्टी से हैं, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के हैं PS गोले, और सिक्किम के इस समय राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। युद्धवीर सिंह डडवाल या फिर इनको YS डडवाल भी आप कह सकते हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको बताना है ये किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी के पूर्व पुलिस आयुक्त थे। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली। तो दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त रह चुके थे YS डडवाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 400 डेज इस किताब को किसने लिखा है?
तो 400 डेज जो है ये एक उपन्यास है, हाल ही में ये लॉन्च होने वाली है। इसको लिखा है चेतन भगत ने। भारत के मशहूर लेखक चेतन भगत ने अपना नया उपन्यास लिखा है 400 डेज। और हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक पुस्तक का विमोचन किया था जिसका नाम है शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। इसको लिखा है डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया ये भारत के सिख गुरुओं के इतिहास पर लिखी गई है, तो इसको भी आपको याद रखना है। 25 सितंबर को इनमें से किस शहर में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन आयोजित किया गया? जैसा कि आप जानते हैं भारत में सहकारी समितियों के विकास के लिए एक नया मंत्रालय बनाया गया है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय, और उसके पहले मंत्री बने हैं अमित शाह। तो हाल ही में भारत में पहली बार राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि नई दिल्ली। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे भारत के सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से किस स्थान पर दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन हाल ही में स्थापित किया गया है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में। एक्चुअल में लाहौल स्पीति जिले में काजा नाम की एक जगह है और यहीं पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। इसको 500 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में मेडिकल डिवाइस पार्क लगाने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने, जो भारत का रसायन और उर्वरक मंत्रालय है, इसने एक योजना शुरू करी है भारत में मेडिकल डिवाइसेस को बढ़ावा देने के लिए, इनके समर्थन के लिए एक योजना शुरू करी है जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस पार्क्स। और इस योजना को 400 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया है, यानी कि इस योजना पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इन 400 करोड़ रुपए से भारत में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाएंगे। ये चारों जो मेडिकल डिवाइस पार्क हैं ये कौन से राज्य में बनेंगे ये भी आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो यही 4 राज्य हैं जहां पर मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाएंगे। मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने से ये होगा कि भारत में चिकित्सा में जो उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं उनको अब भारत में ही बनाया जाएगा, यानी कि मेडिकल डिवाइसेस को खरीदने के लिए भारत को दूसरे देशों से इनको आयात नहीं करना पड़ेगा, बल्कि भारत में ही इनको कम दामों पर बनाया जा सकेगा। अभी के समय भारत में चिकित्सा में जो उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं इनमें से 70% से भी ज़्यादा विदेशों से आयात किया जाता है। भारतीय सेना ने 26 से लेकर 29 सितंबर तक इनमें से किस शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया? जैसा कि आपको पता होगा इस साल 50 साल कंप्लीट हुए हैं बांग्लादेश की आज़ादी के, और इसके लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था साल 1971 में। तो 1971 में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध करके बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, और इसी विजय उत्सव को मनाने के लिए हाल ही में भारतीय सेना यानी कि हमारी इंडियन आर्मी ने 26 से 29 सितंबर तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया। तो इस दौरान कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसका आयोजन किया गया था कोलकाता में, जो कि है पश्चिम बंगाल की राजधानी। भारतीय सेना के इस समय हमारे प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवाने। 26 सितंबर को भारतीय वायुसेना ने डल झील के ऊपर एक एयर शो का आयोजन किया। आपको बताना है कि जो डल झील है ये कहां पर स्थित है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ही है डल झील, और यहीं पर हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने एक एयर शो का आयोजन किया था, और इस एयर शो का उद्घाटन किया था जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। और इंडियन एयरफोर्स के समय चीफ कौन है? अभी अभी बने हैं विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? तो हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था अमेरिका में। सो यहां पर हमारा सही आंसर होगा अमेरिका। इस वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप के बारे में आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका आयोजन अमेरिका के यांगटन में किया गया है।
केवल आप इतना भी याद रखेंगे तो चलेगा कि इस बार इसका आयोजन अमेरिका में ही किया गया है। इसमें पदक तालिका में नंबर 1 स्थान पर रहा था दक्षिण कोरिया, जिसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, और इसमें भारत का स्थान था 5वां, क्योंकि भारत ने कुल मिलाकर 3 मेडल जीते हैं और तीनों के तीनों सिल्वर मेडल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 2 तरह की इवेंट हुई थी, रिकर्व और कंपाउंड। तो भारत ने सिर्फ कंपाउंड कैटेगरी में ही 3 मेडल जीते हैं और तीनों ही सिल्वर मेडल हैं। भारत को एक सिल्वर मेडल दिलाया है भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम ने। ये आंध्र प्रदेश राज्य से हैं, तो इन्होंने वुमेन्स इंडिविजुअल की कैटेगरी में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा भारत की महिलाओं की टीम ने और मिक्स्ड टीम ने भी एक एक सिल्वर मेडल जीता है। तो आपको विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के बारे में ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के नागा खीरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि नागालैंड के नागा खीरे को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नागालैंड। और इसी के साथ में मिजोरम की मिजो जिंजर को भी जीआई टैग दिया गया था। भारत ने किस वर्ष तक 2000 अरब डॉलर यानी कि $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 2030। तो भारत 2030 तक $2 ट्रिलियन अपना निर्यात पहुंचाना चाहता है, और इस $2 ट्रिलियन में से $1 ट्रिलियन लक्ष्य रखा गया है गुड्स के लिए, यानी कि वस्तुओं के लिए, और $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य रखा गया है सेवाओं के लिए, यानी कि सर्विसेज के लिए। तो ये आपको याद रखना है। 27 सितंबर को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई है। आपको बताना है कि इसका शुभारंभ किसने किया है। इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की है। इसके तहत भारत के हर एक नागरिक का हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा, और इस हेल्थ कार्ड पर उस व्यक्ति की हर एक मेडिकल जानकारी स्टोर की जाएगी। इससे आप कहीं भी जाएंगे तो आपको बस ये कार्ड दिखाना है, और वहाँ पर डॉक्टर्स को आपका पुराना पूरा मेडिकल रिकॉर्ड मिल जाएगा, जिससे उनको आगे उपचार करने में आसानी होगी। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर, इसके जरिए भारत के युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। उनको स्कूल और कॉलेजेस के दौरान उनको मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और ये भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो हाल ही में एनसीसी के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल बन गए हैं गुरबीर पाल सिंह। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि राजस्थान। तो हाल ही में राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो हाल ही में आपने देखा कई सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है, तो उन सभी के नाम आपको याद रखने हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में अक्सर जीआई टैग से क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा राज्य पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा? तो पुरुषों का जो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप होता है, इसको FIH यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है, और इससे पहले ये 2016 में हुआ था, यानी कि 5 साल पहले। उस दौरान भी इसका आयोजन भारत में किया गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह हुआ था, और इसको भारत ने ही जीत लिया था। तो अब 5 साल बाद फिर से इसी साल होने वाला है, और इसको फिर से भारत ही होस्ट करेगा। तो भारत में इस बार ये कहाँ पर होगा? इस बार ये होगा ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जो कलिंग स्टेडियम है, इसी स्टेडियम में इस बार पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विराट कोहली। विराट कोहली भारत के पहले क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए हैं। हाल ही में जो IPL मैच आयोजित किए जा रहे हैं UAE में, इसी के दौरान इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है।
वैसे विराट कोहली भारत के तो पहले क्रिकेटर हैं, जबकि पूरी दुनिया के ये 5वें क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आईपीएल के बारे में है। आपको यहाँ पर बताना है कि आईपीएल के इतिहास में किसी एक टीम के खिलाफ 1,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि रोहित शर्मा। तो भारत के क्रिकेटर रोहित शर्मा जो हैं ये आईपीएल के इतिहास में किसी एक टीम के खिलाफ 1,000 रन पूरे किए हैं। रोहित शर्मा जो है ये मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं और इन्होंने जिस टीम के खिलाफ 1,000 रन बनाए हैं ये है कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि KKR। अब ये क्वेश्चन भी आईपीएल के बारे में ही है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि आईपीएल की किसी एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। वैसे तो आईपीएल में कई खिलाड़ियों ने 200 से भी ज़्यादा मैच खेले हैं, लेकिन किसी एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं विराट कोहली। ये आपको पता है आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलते हैं, तो इन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए 200 मैच खेले हैं और ये किसी भी एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। साथ ही विराट कोहली ने ये अनाउंस किया है कि इस बार के जो आईपीएल मैच हो रहे हैं इसके बाद ये आरसीबी की कप्तानी छोड़ देंगे। अभी के समय ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान हैं। संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी किसको प्रदान की गई है। तो इस साल दिसंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 16वां इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 का आयोजन किया जाएगा और इसको होस्ट करेगा पोलैंड देश। ये पोलैंड के कोटोविस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो इसमें भारत की तरफ से हिस्सा लेंगी पूर्णिमा तिवारी। ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा हैं, तो इन्हीं को भारत की तरफ से एक यूथ एम्बेसडर के रूप में चुना गया है जो कि इस इंटरनेट गवर्नेंस फोरम में हिस्सा लेंगी। इसमें वैश्विक स्तर पर इंटरनेट गवर्नेंस टॉपिक पर चर्चा की जाएगी और इसका इस बार थीम रखा गया है इंटरनेट यूनाइटेड। इस सम्मेलन की थीम रखी गई है इंटरनेट यूनाइटेड। विश्व हृदय दिवस 2021 का विषय क्या है। वर्ल्ड हार्ट डे यह हर साल मनाया जाता है 29 सितंबर को और इस बार का थीम है यूज हार्ट टू कनेक्ट। सो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। विश्व हृदय दिवस जो है ये हृदय से संबंधित जो रोग होते हैं उनकी रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाने हेतु मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सितंबर 2021 के लास्ट वीक के सबसे इंपॉर्टेंट जो डेज रहे हैं और इनकी थीम जो भी है ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले 22 सितंबर को मनाया गया था विश्व गैंडा दिवस, जिसकी इस बार थीम रखी गई कीप द फाइव अलाइव, कीप द फाइव अलाइव। फिर इसके बाद 23 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस और इस बार की इसकी थीम रखी गई थी वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। फिर इसके बाद 25 सितंबर को मनाया गया भारत में अंत्योदय दिवस। ये भारत में ही मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर इसके बाद 27 सितंबर को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे और इसकी इस बार थीम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि समावेशी विकास के लिए पर्यटन। फिर इसके बाद 28 सितंबर को मनाया गया विश्व रेबीज दिवस। रेबीज बीमारी की रोकथाम के लिए मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रखी गई है रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। 28 सितंबर के बाद 29 सितंबर को मनाया गया विश्व हृदय दिवस, जिसकी इस बार थीम रखी गई है यूज हार्ट टू कनेक्ट। 29 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे, जिसकी इस बार थीम है यूज हार्ट टू कनेक्ट। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में है विश्व समुद्र दिवस 2021। यहाँ पर 2021 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी डेट हर साल फिक्स नहीं होती है। ये सितंबर महीने का जो आखिरी बृहस्पतिवार होता है इस दिन ये मनाया जाता है और इस बार सितंबर महीने का आखिरी बृहस्पतिवार था 30 सितंबर को। तो इस साल 30 सितंबर को वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया गया है यानी कि विश्व समुद्र दिवस, जिसकी इस बार थीम रखी गई है सी फेयरर्स यानी कि नाविक एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है 28 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
विशेष गुणों वाली फसल की कितनी किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यहां पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि 35 किस्में। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष गुणों वाली फसल की 35 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये ऐसी किस्में हैं जो कि जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं। इनको भारत का जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसी के द्वारा इन सब किस्मों को विकसित किया गया है। भारतीय सेना के लिए 118 अर्जुन MK1A मुख्य युद्धक टैंक किस घरेलू कंपनी से खरीदे जाएंगे? तो इंडियन आर्मी के लिए कुल 118 अर्जुन MK1A मुख्य युद्धक टैंक खरीदे जाएंगे और इनको एक भारत की घरेलू कंपनी से खरीदा जाएगा। ये कंपनी तमिलनाडु के चेन्नई में है, जिसका नाम है हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री आवडी। ये चेन्नई में स्थित है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इस तरीके से टोटल 118 अर्जुन MK1A मेन बैटल टैंक्स भारतीय सेना के लिए खरीदे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 27 सितंबर को स्वच्छता सर्वेक्षण के किस संस्करण का शुभारंभ किया है? तो जैसा कि आपको पता होगा, पहली बार स्वच्छ सर्वेक्षण करवाया गया था साल 2016 में। तो इसका पहला एडिशन हुआ था 2016 में और 2021 में इसका छठा संस्करण आयोजित किया गया है। तो अब जो नया संस्करण लॉन्च हुआ है ये 2022 के लिए है और ये इसका 7वां संस्करण है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 7th एडिशन। तो ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण हाल ही में 2022 के लिए लॉन्च किया गया है, इसको पीपल फर्स्ट की थीम पर आधारित रखा गया है। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अभी तक गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र त्रिवेदी, लेकिन इन्होंने सितंबर महीने में इस्तीफा दे दिया था। तो इसके बाद अब गुजरात विधानसभा में अध्यक्ष बनाया गया है एक महिला को, जो कि गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इनका नाम है नीमाबेन आचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो नीमाबेन आचार्य जो हैं ये गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। वर्ष 2021 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये भारत के वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर दिया जाता है, जिन्होंने भारत में CSIR की स्थापना की थी। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और ये हर साल कुल मिलाकर 7 कैटेगरी में प्रदान किया जाता है। तो इस बार 2021 के लिए ये कुल मिलाकर 11 वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया गया है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अवार्ड एंड ऑनर से ही है। आपको बताना है कि रस्किन बॉन्ड समेत कुल कितने लेखकों को साहित्य अकादमी फेलोशिप 2021 के लिए चुना गया है? जो भारत सरकार की संस्था है साहित्य अकादमी, इसके द्वारा जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है लेखकों को, वो है साहित्य अकादमी फेलोशिप और ये 2021 के लिए कुल मिलाकर 8 राइटर्स को दी गई है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 8। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी 8 विजेताओं के नाम। इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, अंग्रेजी के रस्किन बॉन्ड, फिर हिंदी भाषा में दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को और संस्कृत भाषा में दिया गया है स्वामी रामभद्राचार्य को। तो कम से कम आपको इन 3 विनर्स के नाम याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर इन्हीं भाषाओं के विनर्स के नाम पूछे जाते हैं। 27 सितंबर को DRDO ने इनमें से कौन से स्थान से आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है? तो आकाश प्राइम मिसाइल जो है ये आकाश मिसाइल का ही नया वर्जन है। इसको DRDO ने विकसित किया है। ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता है 30 किलोमीटर। तो इसको DRDO ने विकसित किया है और हाल ही में आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया गया है। ये परीक्षण किया गया ओडिशा के चांदीपुर से। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यहाँ पर एक पुस्तक रिलीज की गई है जिसका नाम है द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। आपको यहाँ पर बताना है कि इस पुस्तक को किसने लिखा है।
तो द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, इस किताब को लिखा है भारत के पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले ने। ये पुस्तक जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं भारत और चीन के संबंधों के ऊपर लिखी गई है। हाल ही में भारत और चीन के बीच में जो हालिया घटनाक्रम हुए हैं उसी के ऊपर यह किताब लिखी गई है। तो इसके लेखक का नाम आपको याद रखना है, भारत के पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो भारत में जो फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसी के द्वारा हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया गया है। यानी कि भारत के कौन से राज्य खाद्य सुरक्षा में बेहतर कर रहे हैं उसका ये इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया है। तो इसमें टोटल 3 कैटेगरी बनाई गई है। सबसे पहले हैं बड़े राज्य, इसमें नंबर 1 स्थान हासिल किया है गुजरात ने। फिर इसके बाद दूसरी कैटेगरी है छोटे राज्यों की, इसमें नंबर 1 स्थान हासिल किया है गोवा राज्य ने। और तीसरी कैटेगरी में भारत के यूनियन टेरिटरीज को रखा गया है, इसमें पहला स्थान हासिल किया है जम्मू कश्मीर ने। तो यहां पर पूछा गया है बड़े राज्यों में, तो हमारा आंसर होगा गुजरात। तो यहां पर आप देख सकते हैं हाल ही में स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स का तीसरा संस्करण जारी किया गया है। इसको जारी किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। तो इनमें जो टॉप स्टेट हैं इन्हीं के नाम आपको याद रखने हैं। बड़े राज्यों में गुजरात, छोटे राज्यों में गोवा, फिर इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है इसको आयुष्मान भारत योजना भी कहा जाता है और इसके तहत भारत के जरूरतमंद परिवारों को हर 1 साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है इसके हाल ही में 3 साल पूरे हो गए हैं, क्योंकि इस योजना को 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इन्होंने झारखंड की राजधानी रांची से इस योजना का शुभारंभ किया था। तो हाल ही में 23 सितंबर 2021 को इसके 3 साल पूरे हो गए हैं। इसी तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 3 साल पूरे हुए हैं, इसको 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। ऐसे ही हाल ही में सौभाग्य योजना के 4 साल पूरे हुए हैं। सौभाग्य योजना का लक्ष्य है भारत के घर घर में बिजली पहुंचाना। तो इसको 25 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो हाल ही में 25 सितंबर 2021 को इस योजना के 4 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे ही भारत में निवेश क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी 2014 में 25 सितंबर के दिन। तो हाल ही में इस योजना के 7 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो इन तीनों योजनाओं के बारे में आपको याद रखना है। अक्सर परीक्षाओं में ये कौन से साल में लॉन्च की गई थी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जापान के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो जापान में अभी के समय यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा, इनकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो अभी क्या हुआ है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता के रूप में चुन लिया गया है फूमियो किशिदा को। तो इस तरीके से यही जापान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे फूमियो किशिदा। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहेगी? तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान जारी किए हैं और मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होगी 10%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है और एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मसात्सुगु असाकावा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूलों में राष्ट्रीय पीएम पोषण योजना को अगले कितने साल के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों आपने मिड डे मील स्कीम के बारे में सुना होगा, जिसको साल 1995 में शुरू किया गया था और इस योजना के तहत भारत में जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं वहाँ पर 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को दोपहर का भोजन फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। तो अभी इसी योजना को अब इसका नाम बदल दिया गया है और अब इस योजना का नाम हो गया है पीएम पोषण योजना।
वैसे इसका पूरा नाम रखा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में, नेशनल स्कीम फॉर पीएम पोषण इन स्कूल्स। तो अब इस योजना का नाम भी बदला गया है, साथ ही अब इसका विस्तार भी किया गया है। अब इसमें जो प्री स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चे, उनको भी इस योजना में लाभ मिलेगा। तो हाल ही में सितंबर के आखिरी सप्ताह में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई थी और उसमें इसको अगले 5 सालों तक जारी रखने की मंजूरी मिल गई है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 5 साल। इसको 2020-21 से लेकर के 2025-26 तक जारी रखा जाएगा और इन 5 सालों के दौरान कुल मिलाकर 1.3 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिनमें से ज़्यादातर केंद्र सरकार लगाएगी, बाकी 31,000 करोड़ राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार द्वारा खर्च किए जाएंगे। तो इस योजना के बारे में आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको यहाँ पर बताना है कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लॉन्च करी है। तो भारत से जो डॉग के जरिए रेबीज फैलता है, इसके उन्मूलन के लिए नेशनल एक्शन प्लान लाया गया है, जिसके तहत 2030 तक भारत से रेबीज को खत्म करना है। तो रेबीज उन्मूलन का लक्ष्य भारत ने रखा है साल 2030 तक। आप जानते हैं रेबीज जो है ये एक वायरल बीमारी है और ये भारत में जनरली कुत्तों के काटने से ही होती है, बाकी और कंट्रीज में ये चमगादड़ वगैरह से भी होती है। दुनिया भर में हर साल लगभग 56,000 लोग रेबीज के कारण मारे जाते हैं, जिनमें से 33% केवल भारत में ही होते हैं। और भारत में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर ये कुत्तों के काटने से ही होता है। तो अब इसके उन्मूलन के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान लाया गया है, जिसके तहत साल 2030 तक भारत से कुत्तों से होने वाले रेबीज का उन्मूलन करना है। रेबीज के रोकथाम के लिए हर साल 28 सितंबर को दुनिया भर में विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि रेबीज का जो पहला टीका था उसको बनाया था लुईस पास्चर ने, और क्योंकि लुईस पास्चर की डेथ 28 सितंबर को ही हुई थी, तो इसीलिए इन्हीं के सम्मान में हर साल विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। और वैसे विश्व रेबीज दिवस की इस बार थीम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आपको याद रखनी है, रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। अब अगला सवाल देखते हैं। अपने करियर में 100 रेस जीतने वाले दुनिया के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बन गए हैं? तो इनको आप देखकर पहचान गए होंगे, ये हैं लुईस हैमिल्टन। तो लुईस हैमिल्टन आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 रेस जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और इन्होंने हाल ही में 100 रेस जीतने का खिताब हासिल किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। लुईस हैमिल्टन ब्रिटेन के हैं और ये मर्सिडीज कंपनी की कार चलाते हैं। इन्होंने अपनी करियर की जो 100वीं रेस जीती है, ये थी रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने आपको कराए हैं, तो इनका आंसर आपको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? दूसरा क्वेश्चन है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने रजत पदक जीता है? मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप जो है, इसमें भारत ने सिर्फ कंपाउंड में ही 3 सिल्वर मेडल जीते हैं और उनमें से एक भारत ने वुमेन्स इंडिविजुअल कैटेगरी में जीता है। तो उसी को आपको बताना है कि भारत के किस तीरंदाज ने ये मेडल जीता है भारत के लिए। और फिर तीसरा क्वेश्चन ये है कि भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इन तीनों क्वेश्चन का राइट आंसर जो भी हो वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो इस वीडियो के साथ ही हम लोगों ने सितंबर महीने से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, इनको हम लोगों ने 4 वीडियोस के अंदर कवर किया है। अब अगर कोई भी क्वेश्चन सितंबर महीने से आएगा तो वो आपको इन्हीं 4 वीडियो से देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं पूरे सितंबर महीने से 120 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सेलेक्ट करूंगा और उसको मैं आपको मंथली करंट अफेयर्स के रूप में कराऊंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको यहाँ पर यह भी बताना है कि आपने इस वीडियो में टोटल कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए थे। इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन थे, आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं ये भी आपको बताना है। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।